नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं भाजपा के पूर्व मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री एवं पूर्व IAS ऑफिसर श्री जसवंत सिन्हा जी ने आज तृणमूल कांग्रेस की दामन को थामा है। क्या उनके तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस को बंगाल चुनाव में लाभ होगा? क्या उनके तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद भाजपा के सेहत में कुछ फर्क पड़ने वाला है? आज हम इन्हीं बिंदुओं पर आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन को जरूर दबा दिए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग लोकसभा से सांसद बने श्री जसवंत सिन्हा जी भाजपा के अटल बिहारी सरकार में वो वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री भी थे। उससे पहले वो चंद्रशेखर जी की सरकार में भी वित्त मंत्री रह चुके थे और वो 2018 में भाजपा को छोड़ दिए। और जब से उन्होंने भाजपा को छोड़ा है तब से लगातार भाजपा पर वो हमलावर है। आज जब वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में जा करके डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय और सुब्रतो मुखर्जी के सामने टीएमसी का दामन थामा, आज के इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर विष बमन किया है। दोस्तों ये बता दें कि भाजपा ने उसे रांची से विधायक भी बनाया था। तत्कालीन बिहार सरकार में उसको मुख्यमंत्री बनाने का भी एक ऑफर था, लेकिन उस वक्त भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई थी। उसके बाद भाजपा ने उसे हजारीबाग से सांसद बनाया, उसको वित्त मंत्री बनाया, विदेश मंत्री बनाया और उनका नाम रोशन हुआ। चारों तरफ लोग उसको जानने लगे थे दोस्तों। वही जसवंत सिन्हा का बेटा उनके जो बेटे हजारीबाग से वो सांसद है आज। उन्हें भी वित्त मंत्री का, राज्य मंत्री का हालांकि उसको भार दिया गया था, उन्हें भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उनको उस पद से हटा दिया गया है और आज वो सिर्फ सांसद हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जसवंत सिन्हा जी जो 80 साल के हो चुके हैं, अब उनकी राजनीति करने की उम्र नहीं है, पोता पोतियों के साथ खेलने की उम्र है, अपने बेटे को सलाह देने की उम्र है। उस उम्र में वे अपने साथ साथ अपने बेटे के करियर को भी सत्यानाश कर रहे हैं। आज उनके कारण कहीं ना कहीं उनका बेटा जो है वो आज भाजपा में विश्वसनीय नहीं रह गए हैं। लोग उन्हें भी शक के निगाह से देखते हैं और उन्हीं का गुस्सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज वो भाजपा के केंद्र में मंत्री नहीं है। दोस्तों आज उन्होंने टीएमसी ज्वाइन करने के बाद मोदी जी पर और अमित शाह पर बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज का जो भाजपा है मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भाजपा थी, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। जब भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब यहाँ सरकार चलती थी और उसके नेतृत्व में जो भाजपा होती थी, वो उनके साथ कई छोटे छोटे दल जो राज्य स्तरीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, उनका साठगांठ या संगठन बहुत अच्छी तरीके से अटल जी के साथ चलती थी और निभती थी। और अटल जी सबको मान सम्मान और इज्जत देते थे। उसमें जो दल उनके साथ थे दोस्तों, उनमें जैसे नाम आता है आपका महाराष्ट्र से शिवसेना का है, तो पंजाब से अकाली दल का है, तो आपका तमिलनाडु से जयललिता जी का है, तो बंगाल से पश्चिम बंगाल ही टीएमसी का था, तो उड़ीसा से बीजू जनता दल का नाम था। तो ऐसे कई दल, जो जनता दल एस का भी नाम आता था कर्नाटक से दोस्तों। उनका कहना था कि सारे के सारे दल अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनके साथ मिलकर चलते थे और सत्ता में हिस्सेदारी निभाते थे और भाजपा को मजबूती प्रदान करते थे। आज उन्होंने कहा कि आज मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद ये सारे के सारे दल आज अलग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह जी इन दलों को कुचलने का काम करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों इसमें अमित शाह, जसवंत सिन्हा जी का बात पर कोई सच्चाई नहीं है। निसंदेह अटल जी की भाजपा और आज मोदी और अमित शाह जी की भाजपा में अंतर जरूर है। अटल जी की भाजपा के समय में हम कुछ राज्यों में सीमित थे, हम 180 या 150 सीट भी नहीं ला पाते थे, और आज मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भाजपा 300 पार सीटें लाती हैं। आज हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में
आज अटल जी की सरकार मजबूत नहीं थी, उनके जो सहयोगी दल थे, चाहे ममता बनर्जी थे चाहे कोई और थे, अक्सर उनकी टांगे खींचा करते थे और कोई भी काम को आज सरकार की कोई भी नीति को लोकसभा से वो पास होने नहीं देते थे। और नतीजा था कि वाजपेयी जी बार बार कहते थे कि हम मजबूत नहीं हैं, मजबूरी है हमारे साथ क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं, और कोई भी ऐसा डिसीजन वो नहीं ले पाते थे। लेकिन मोदी जी आज हर वो डिसीजन लेते हैं। मोदी जी आज मुद्दों को, जो भाजपा के जो मैनिफेस्टो में कई सालों से जो मुद्दा चले आ रहे थे, आज उन सारे मुद्दों को वो खत्म करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे कई ऐसे बात हो जिनको मोदी जी ने ही भाजपा के समय से ही उनको अपने एजेंडे में भाजपा रखा करती थी, और वाजपेयी जी भी उन एजेंडों को समाप्त नहीं कर पाए थे। धन्य हो मोदी जी का कि भाजपा का सबसे पुराना एजेंडा मंदिर मुद्दा, धारा 370, इनको समाप्त करने का काम अगर कोई किया है तो मोदी जी ने किया है। अक्सर भाजपा को लोग घेरते थे, मंदिर हम वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, 370 हटाने का किसी की कुव्वत नहीं, हटा के देख ले देश में दंगा हो जाएगा। मोदी जी ने मंदिर बनाने का डेट भी बना, तारीख फिक्स कर दिया, मंदिर बनना शुरू भी हो गया, धारा 370 भी हट गया, और लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश भी बन गए, और आज तक कोई बाल बांका नहीं हुआ दोस्तों। तो वो मोदी जी की तुलना, निसंदेह अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे नेता थे, लेकिन भाजपा को जो चाहिए था वो मोदी जी दे रहे हैं। अगर कोई भी राजनीति कहते हैं कि अभी का जो भाजपा है उनका काम है कि चुनाव लड़ो, जीतो और अपना झंडा फहराओ, तो मैं पूछना चाहता हूं जसवंत सिन्हा जी से कि कोई भी राजनीतिक दल जब राजनीति करता है, क्या वो कबड्डी खेलने के लिए करता है? अगर वो कबड्डी खेलने के लिए करता है तो फिर चुनाव क्यों लड़ता है? अगर समाज सेवा करता है तो फिर चुनाव क्यों लड़ता है? आप जाइए समाज सेवा कीजिए, बहुत सारे समाज सेवा के करने के काम है, एनजीओ खोलिए। चुनाव राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव में भाग लेना चाहिए, और राजनीतिक व्यक्ति जब चुनाव में भाग लेता है तो उसको सत्ता भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब तक कोई भी दल जो राजनीति करता है, जो चुनाव लड़ता है, जब तक वो सत्ता में नहीं आता है, वो अपने विचार, अपने विजन को धरातल पर नहीं ला सकता जब तक उसके पास पावर नहीं हो। एक IAS ऑफिसर वित्त मंत्री रहे हैं, एक विदेश मंत्री रहे हैं, उस नेता को इतनी भी सोच नहीं है कि राजनीतिक दल जो राजनीति करते हैं उनका कर्तव्य क्या होता है, उनको क्या करना चाहिए। जसवंत सिन्हा जी, कोई भी राजनीतिक दल कबड्डी खेलने के लिए राजनीति नहीं करती है। वो सत्ता में जब तक नहीं आएगा, अपने विजन को या जो लोगों से जो वादा करता है, वो उन वादों को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, लोग आपको नहीं चाहेंगे, और उन वादों को पूरा करने के लिए आपको सत्ता चाहिए ही चाहिए। विपक्ष के रहकर आप चिल्लाते रहिए, क्या कर लीजिएगा चिल्ला करके? सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, आप कुछ नहीं कर पाइएगा जब तक सत्ता में नहीं आएंगे। इसलिए मोदी जी जो आज कर रहे हैं, देश की जरूरत है। मोदी जी के कारण आज भारत मजबूत हुआ है। मोदी जी के कारण आज पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है। मोदी जी के कारण आज भारत के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। जो देश अंगुली उठाया है, 2 दिन के बाद ही वो पछताया है। चाहे आप कनाडा की बात कर लें, चाहे आप मलेशिया की बात कर लें, चाहे इंडोनेशिया की बात कर लें, चाहे किसी भी देश की बात कर लें, आज भारत मोदी जी के कारण भारत को आज सब सलाम करता है, भारत से जब रिश्ता रखना चाहता है। याद कीजिए, चीन हमेशा भारत को घुड़की धमकी देता करता था, और भारत को हमेशा धमकाता रहता था, और भारत के अंदर में घुसने का काम करता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, चीन को भी सीधा कर दिए हैं, चीन को बैकबोन को तोड़ दिए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए थे जसवंत सिन्हा जी, ये मोदी जी और अमित शाह जी ही कर पाएंगे। अतः दोस्तों, जसवंत सिन्हा जी की यहां पर जो बातें कर रहे हैं, उस बात से कतई कोई भी व्यक्ति भारत का सहमत नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों, उन्होंने आज कहा कि प्रजातंत्र का मतलब होता है कि सरकार के प्रतिनिधि 24 घंटे जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने से किसान सड़क पर हैं और भाजपा सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है, भाजपा सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। सफेद झूठ। जसवंत सिन्हा जी, जब से किसान आंदोलन वहां कर रहे हैं, हालांकि ये किसान नहीं है जसवंत सिन्हा जी, मार्क कीजिएगा, याद कीजिएगा, दे आर नॉट फार्मर्स। वे लोग फार्मर्स नहीं, वो लोग बिचौलिए हैं, मिडिल मैन है। वे लोग कमीशन के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने अपने नेताओं को, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वो आपके जो उनके मंत्री और मंत्री हैं, उनको उन्होंने उस पर लगाया था, उनसे वार्ता करने के लिए कई दौर की वार्ता हुई है।
लेकिन वे लोग ये ठान कर आए हैं कि मोदी जी की बातों को नहीं मानेंगे और इस कानून को वापस करवा के रहेंगे। आप ही बताइए, जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति जी ने भी मुहर लगा दी हो, उसको पास कर दिया हो, क्या उस कानून को बदला जा सकता है? आप किस प्रकार के आईएएस का परीक्षा पास किए हैं और जानकारी है आपके पास? अगर ऐसी होती है तो आने वाला समय में कोई भी कानून वापस होगा, देश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। फिर लोग हमेशा हर कानून को जो पास हो जाता है उसको वापस करवाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, मारकाट शुरू हो जाएगा। जसवंत सिन्हा जी, कैसी आप राजनीति, कौन आपको विदेश मंत्री बना दिया था, कौन आपको वित्त मंत्री बना दिया था, कौन, कैसे आप आईएएस ऑफिसर बन गए थे? कि इतनी भी सोच नहीं है कि जिस कानून पर राष्ट्रपति का मुहर लग जाता है उस कानून को मान सम्मान करना दिया जाना चाहिए, इज्जत दी जानी चाहिए। हां, अगर ये किसान मांग करते कि उसमें संशोधन कीजिए तो उस पर विचार किया जा सकता था, लेकिन ये तो मान के चल रहे थे इसको वापस करेंगे। वापस कैसे हो सकता है जसवंत सिन्हा जी? और आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी उनसे वार्ता नहीं कर रहे हैं? मोदी जी ने उनसे कई वार की वार्ता किए हैं, लेकिन वे लोग कहीं ना कहीं खालिस्तानी मांग के सपोर्टक हैं। वे लोग मांग करते हैं कि फला उग्रवादियों को छोड़ो, आतंकवादियों को छोड़ो, सीए वापस लो, एनआरसी वापस लो, जबकि सीए या एनआरसी अभी तक आया ही नहीं है। वे लोग उग्रवादियों और आतंकवादियों का पोस्टर लेकर के धरने पर बैठ रहे थे, तो वो किसान कहां से हो जाते हैं जसवंत सिन्हा जी? वे लोग देश की सबसे इज्जत मान सम्मान जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहां पर जाकर तिरंगा के समानांतर झंडा फहरा देते हैं। वो भी एक पंथ का और एक खालिस्तानी समर्थक झंडा फहरा देते हैं। फिर भी मोदी जी का संयम देखिए जसवंत सिन्हा जी, उस पर उन्होंने एक भी लाठी नहीं चलवाई, एक भी गोली नहीं चलवाई, जबकि किसान चाहते थे कि मोदी सरकार हम पर लाठी चलवाए और यहां पर भगदड़ मच जाए और पूरे देश में हाहाकार मच जाए, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए और मोदी सरकार बदनाम हो जाए और मोदी सरकार गिर जाए। लेकिन ऐसा मोदी जी नहीं होने दिए। धन्य हो मोदी जी का कि भारतीय किसान को अपना मानते हैं और अपना मानने के कारण उनसे वो वार्ता लगातार करते रहे हैं और उन पर वो गोली नहीं चलाए, लाठी नहीं चलाए, जबकि इन्होंने कितने लोगों को, पुलिस वालों को घायल कर दिया था। अतः जसवंत सिन्हा जी, कुछ भी ऐसा बोलिए जिसको लोग वजन दे, आपकी मान सम्मान बढ़े। आपकी इन बातों से लोगों की नजरों में आप गिर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये बात करते राजनीति की, ये जिस राज्य से सांसद थे हजारीबाग से, और यहीं के सांसद जीतने के बाद ये वित्त मंत्री बने थे, लेकिन जब झारखंड तत्कालीन बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही थी, भारत के झारखंड के कुछ नेता इनसे मिलने के लिए गए थे और 5 रेल परियोजनाओं के लिए बजट निर्गत कराने की बात करने गए थे। तो यही जसवंत सिन्हा जी कहा था कि मैं झारखंड का वित्त मंत्री नहीं हूं, मैं पूरे देश का वित्त मंत्री हूं। मतलब साफ था कि मैं 5 रेल परियोजनाओं के लिए फंड नहीं दूंगा, और वो नहीं दिए। और अभी हाल ही में जाकर के मोदी सरकार आने के बाद उस रेल परियोजनाओं को आज पूरी की जा रही है। भाजपा सरकार में भी परियोजनाओं पूरी की गई है दोस्तों। लेकिन अगर आप झारखंड के सांसद थे, अगर आप इतना ही मानते अपने झारखंड वासियों को, अपने राजनीति कितने ही आप सेवा के भाव से आए थे, तो आप उस वक्त झारखंड को जो जरूरत था 5 रेलवे परियोजनाओं को, आप उसको पास करवा देते, उसके लिए फंड रिलीज करवा देते, लेकिन आपने किया नहीं। दोस्तों दूसरी बात है कि क्या जसवंत सिन्हा जी के टीएमसी में जाने के बाद टीएमसी को फायदा होगा? तो मैं कहूंगा कतई नहीं। इससे पहले भी बिहार चुनाव में जसवंत सिन्हा जी भाजपा का विरोध करके वहां राजद का सपोर्ट कर रहे थे। क्या हुआ? क्या राजद सरकार बना ली? क्या मोदी जी वहां हार गए? क्या भाजपा की सरकार नहीं बनी? दूसरी बात, वो यूपी चुनाव में भी भाजपा के विरोध में वहां पर समाजवादी पार्टी के रैलियों में वो दिखे थे, उनकी स्टेज में वो स्टेज शेयर कर रहे थे और भाजपा के खिलाफ विष बमन कर रहे थे। कभी वो कर्नाटक चले जाते थे, कभी महाराष्ट्र चले जाते थे, कभी गुजरात चले जाते थे। लेकिन क्या हुआ इनसे? वो जहां जहां गए हैं वहां भाजपा की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये भाजपा में रहकर इतना दिन आया है और भाजपा इन्होंने सब कुछ दिया था। आज भाजपा का बदनाम कर रहा है, यानी कि भाजपा कहीं ना कहीं सही है, तभी तो इसको आज किनारे कर दिया गया, भाजपा का विरोध कर रहा है। क्योंकि पूरा देश मोदी जी के भरोसा करता है, पूरा देश अमित शाह पर भरोसा कर रहा है। कुछ भी हो, आज मोदी जी की सरकार में 2014 से लेकर 2021 तक एक भी घोटाला नहीं हुआ है। मैं जानता हूं कोरोना काल के कारण कुछ तकलीफें हैं, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हुई है, फिर भी मोदी सरकार ने कम बजट, उनके कम जो साधन थे, उसके बावजूद भी
कोरोना काल में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, लोगों को तक पैसा पहुंचाए हैं, और जो चीज़ में भारत की कमी थी उन चीज़ों को मेड इन इंडिया का करके और लोकल फॉर वोकल का नाम दे करके उन्होंने जो एक क्रांति लाई है वो काबिल तारीफ है। भारत में पहले आपका कोरोना कैसे होता है, जो इक्विपमेंट्स होते थे उनकी कमी होती थी। आज भारत उन सभी चीज़ों का निर्यात कर रहा है दोस्तों। आज भारत वैक्सीन का निर्यात कर रहा है। दुनिया के 78 से 90 देश आज भारत से वैक्सीन के लिए लाइन पे खड़े हैं। ये मोदी जी की देन है दोस्तों। इसलिए आज देश को मोदी जी की जरूरत है। मोदी जी अगर मोदी जी के नेतृत्व में अगर वहां भाजपा बंगाल में जीतती और सरकार बनाती है तो मैं निसंदेह और साफ साफ कह सकता हूं कि बंगाल का भी भला होगा, बंगाल के भी लोगों को भला होगा, और बंगाल भी फिर से एक बार सोनार बांग्ला बन सकता है अगर वहां भाजपा की सरकार बनती है दोस्तों। तो इसलिए जसवंत सिंह के जाने के बाद टीएमसी को तो कोई फायदा होगा नहीं, भाजपा के सेहत पर भी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है दोस्तों। अतः दोस्तों इस जिसको लेकर के आज पूरे बंगाल में पूरे मीडिया में कहा जा रहा है कि भाजपा के एक दिग्गज नेता वहां पर ज्वाइन कर लिया, टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है, वो ममता बनर्जी के सलाहकार बनेंगे, भाजपा को वहां पर वो चुनौती देंगे, भाजपा वहां पर बैकफुट पर आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं साफ साफ कहता हूं 2 मई को देख लीजिएगा, भाजपा की वहां 200 सीट के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी और सोनार बांग्ला एक बार फिर से बनेगा। दोस्तों यही था जसवंत सिन्हा जी का टीएमसी ज्वाइन करने के बारे में कुछ जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।